हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 14 अर्थात जैव अणु में जो भी क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जल अपघटन के आधार पर, दूसरा अपचायक प्रकृति के आधार पर, स्वाद के आधार पर। ठीक है, तो तीनों प्रकारों को अपन चर्चा करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, जल अपघटन के आधार पर इनका प्रकार यानी इनका वर्गीकरण। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का कभी ऐसे पूछ दिया जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, या कि क्वेश्चन आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो ये फिर 3 या 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन केवल पूछा गया कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं तो 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बो से कार्बन बनता है, हाइड्रेट से हाइड्रोजन बनता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट, एक तो कार्बन और एक तो हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन और इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन। इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ एक यौगिक होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बो से कार्बन हो गया, हाइड्रेट यानी हाथ से हाइड्रोजन, ऐसे दिमाग लगाना, साथ में ऑक्सीजन को यदि जोड़ देते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो भी मिलकर बना हुआ यौगिक होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसका सामान्य सूत्र CxH2O। इसका मतलब स्टूडेंट x की जगह हम 1 2 3 4 5 6 7, हालांकि एक लंबी कार्बनिक श्रृंखला होती है, जैसे यदि बात करें C2H4O2 ऐसा ले सकते हैं, C6H12O6, ये सभी के सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लंबी श्रृंखला वाले भी होते हैं जिन्हीं के आधार पर अपन समझना है कि मोनोसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है। तो समझ गए कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ यौगिक है, जिसका समान सूत्र स्टूडेंट CxH2O है। यह है CxH2O है, जहां X और Y गुणांक है। इन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात अर्थात जल H2O के समान 2:1 होने के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रोजन माना गया है। मतलब स्टूडेंट, यहाँ पर जो कार्बन यौगिक है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वही अनुपात होता है जो अनुपात किस में होता है स्टूडेंट, पानी में। H2O की बात किया जाए तो H2O में 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन रहता है। इसी प्रकार आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में देखेंगे तो लगभग हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगना ही रहेगा। इसी कारण से इन्हें कार्बन का हाइड्रोजन माना जाता है। ठीक है, तथा इन यौगिकों का नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया है। कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के यौगिक के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि आते हैं, जिनका सूत्र आप लोग याद कर लें। देखिए 6 दूना 12 यहाँ भी है, 6 दूना 12 यहाँ भी, 11 दूनी 22 यहाँ। मतलब हर जगह हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से दुगनी मात्रा पर है। किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स में लेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो रेशियो है वो 2:1 के रेशियो में ही होगा। मतलब जो हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन से दुगना ही होगा। आगे थोड़ा देख लो, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की वह इकाई है जो शरीर में उपस्थित एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकरण द्वारा धीरे धीरे CO2 तथा जल में अपघटित हो जाता है तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में टिप्पणी लिखने को आएगा तो आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना यौगिक है। इसका समान सूत्र CxH2O है, जहां X और Y है ना, जहां X और Y गुणांक है। इन कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जल के अनुपात के समान होता है। जिस प्रकार से स्टूडेंट H2O में 2:1 यानी 2:1 का अनुपात होता है, उसी प्रकार किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स यौगिक में यदि बात करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो इनमें 2:1 का अनुपात होता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। और इन यौगिकों को हम जो कार्बन मतलब इन्हीं कारण से हम कार्बन का हाइड्रोजन मानते हैं और इन यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। और आज का जो वर्गीकरण है जल अपघटन के आधार पर। तो जल अपघटन के आधार पर जो वर्गीकरण है वो शर्करा की इकाइयों की संख्या में 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। मतलब शर्करा इकाइयों की संख्या के आधार पर, एक इकाई है यानी मोनो, मतलब यदि कम है तो मोनो, थोड़ा सा ज्यादा है तो ओलिगो, और बहुत ज्यादा है तो पॉलीसेकेराइड। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में स्टूडेंट। पहला है मोनोसेकेराइड या सरल शर्करा। अब शब्द से ही अर्थ निकल रहा है मोनोसेकेराइड,
इसमें सरल पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन इकाई होते हैं। यह अन्य सरल इकाइयों में जल अपघटित नहीं होता। सर्वाधिक प्रचलित मोनोसेकेराइड 6 कार्बन युक्त शर्करा, ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज होता है। मतलब इकाई कहने का मतलब स्टूडेंट एक अणु, कोई भी आपके पास शर्करा युक्त यौगिक है जिसका एक अणु होगा, जैसे ग्लूकोज फ्रैक्टोज के एक अणु यदि हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड या सरल शर्करा। सिंपल है यार, सरल पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ठीक है, इस सरल इकाई होते हैं, मतलब इन्हें अपघटित नहीं करेंगे। अपघटित होंगे तो ये फिर कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं बदलेंगे, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड या आपके पास हाइड्रोजन मुक्त कर देगा, ठीक है, या कि पानी मुक्त करेगा। इस प्रकार से ये टूटता है। तो मोनोसेकेराइड में क्या होता है कि सरल इकाई है, मतलब चाहे आपके पास 6 कार्बन के अणु हो, जरूरी नहीं कि यही है, ग्लूकोज फ्रक्टोज हो सकता है। जैसे एस्टिक अम्ल ले लो, C2H4O2, एस्टिक अम्ल ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, CH2O या HCHO, ये भी एक क्या है, मोनोसेकेराइड सरल इकाई है। मतलब जिनसे मिलकर के अन्य कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं, सबसे सूक्ष्मतम इकाई ही मोनोसेकेराइड या सरल शर्करा कहलाती है। दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है स्टूडेंट, इसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइड बंधों से युक्त होती है। डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं, जैसे सुक्रोज माल्टोज, दोनों का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। ट्राइसेकेराइड में 3 मोनोसेकेराइड इकाइयों में उपस्थित होने पर इसे टेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। कहने का मतलब प्यारे भाइयों, ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, मोनोसेकेराइड के 2 से 10 यदि इकाइयों को जोड़ दिया जाए, 2 से 10 इकाइयों को जोड़ दिया जाए तो ओलिगोसेकेराइड बनता है। अब ओलिगोसेकेराइड में क्या है, जैसे डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में क्या होगा, 2 मोनोसेकेराइड होंगे। ट्राइसेकेराइड में कितना होगा, 3 मोनोसेकेराइड होंगे। कुल मिलाकर के 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने हुए जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, जो कि ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं स्टूडेंट, ग्लाइकोसाइड बंधों से बंधे रहते हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड के जब 2 से 10 अणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। ओलिगोसेकेराइड में लगभग स्टूडेंट जो भी आपके पास मोनोसेकेराइड के यौगिक होते हैं, शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। पॉलीसेकेराइड संख्या के आधार पर करते हैं। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 था, अब इसमें एक लंबी श्रृंखला होगी, यानी मोनोसेकेराइड के कई सारे अणु इकाइयों को जोड़ देंगे तो हमारे पास मिलने वाला पॉलीसेकेराइड। मतलब मोनोसेकेराइड के कई सारे है ना इकाइयों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक लंबी श्रृंखला बनती है, एक रेखीय शाखित होती है। ये बहुलक के समान होते हैं जिन्हें हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, जैसे स्टार्चियोज C12H42O11, सेलुलोज एवं स्टार्च आदि इस बहुलक के प्रकार हैं, मतलब पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। तो सिंपल है स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लें, 3 भागों में बांटा गया है जल अपघटन के आधार पर, सरल शर्करा यानी मोनोसेकेराइड, फिर ओलिगोसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड। तो इस प्रकार से आज का वीडियो होता है समाप्त। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।